गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो सेशन कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, हम जो कुछ भोजन के रूप में लेते हैं तो उनमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो शरीर निर्माण में भाग लेते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन करते हैं। ये फंक्शन के आधार पर न्यूट्रिएंट के प्रकार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के आधार पर न्यूट्रिएंट के टाइप। तो उसी वीडियो में ये बात बताया गया था कि हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के आधार पर न्यूट्रिएंट के दो प्रकार हैं। एक जो न्यूट्रिएंट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और दूसरा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके चलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टडी का वो है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या होता है, पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं। केमिकली, रासायनिक तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ये केमिकली तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। और इनमें जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। इनका जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन कैसे होता है? देखिए, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है वो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट जो है, अभी मैं थोड़ा देर पहले बात किया हूं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी डोनर का काम करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी बहुत बड़ी भरपाई कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है। देखिए, एनर्जी डोनर का काम, एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट का भी है। ठीक है, और फैट का भी है। फैट भी जो होता है वो एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि फैट के जो एनर्जी होते हैं ना वो दूसरे तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी लगभग 65 से 75% जो भाग होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। और कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेन को जो जरूरत होती है, हमारे ब्रेन को जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसकी पूरी भरपाई कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है। यानी कि ब्रेन को जितनी एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी तो फैट भी देते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उनकी भरपाई जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप हैं। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप हैं। जो पहला जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है उसको कहते हैं सिंपल शुगर, और जो दूसरा इसका टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर के अंतर्गत आते हैं मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब एक, और कॉम्प्लेक्स शुगर के अंतर्गत दो तरह के सेक्राइड आते हैं। इनमें एक आता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। मोनो जो सेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है
वो है C6H12O6। डाइसेक्राइड के जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरह से है C12H22O11। और पॉलीसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C6H10O5 का होल n। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप है, एक है सिंपल शुगर और एक है कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर के अंतर्गत आता है मोनोसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स शुगर के अंतर्गत आते हैं डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब हम इनके जनरल फार्मूला को भी देख लिए हैं। मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला है वो C6H12O6 है। डाइसेक्राइड क्या होता है? ये दो मोनोसेक्राइड मिल करके एक डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसके जनरल फार्मूला के बारे में मैं कुछ बता दूं। दो जो मोनोसेक्राइड है, दो मोनो मिल करके एक डाई बनाते हैं, ठीक है। अब चूंकि अब आपको ये प्रश्न आपके दिमाग में रह रहा होगा कि जब ये दो मोनोसेक्राइड मिल करके एक डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं तो H यहां पर C6 है तो दो मिल गए तो C12 हो गए। यहां पर H22 है तो इस आधार से यहां पर H24 होना चाहिए था। यहां पर O6 है तो इस आधार पर वो यहां पर 12 होना चाहिए था। होता क्या है कि जब दो मोनोसेक्राइड मिलकर के डाइसेक्राइड बनाते हैं तो एक जो H2O है वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब आप इसको इस तरह से समझें, C6H12O6 प्लस दो मोनोसेक्राइड, मैंने क्या कहा कि दो मोनोसेक्राइड मिलकर के एक डाइसेक्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर C12 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहां पर होना चाहिए था H24 होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि एक जो है H2O वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक हमारा H2 खत्म हो जाएगा तो 24 के जगह पर ये H22 रह जाएगा। इसके साथ H2O में एक ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब कि हमारे जो जो यहाँ पर ऑक्सीजन जो 12 होता, ऑक्सीजन 11 रह गया प्लस H2O, यहाँ H2O छिपा रहता है, ठीक है। तो दो मोनोसेक्राइड मिलकर के एक डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है ना। अक्सर सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा शुगर मोनोसेक्राइड है, कौन सा शुगर डाइसेक्राइड है, कौन सा शुगर पॉलीसेक्राइड है। किस दो मोनोसेक्राइड के मिलने से डाइसेक्राइड बनते हैं। मतलब अभी जो कुछ समय के जो बातें होंगी वह परीक्षा के लिए बहुत ही बड़ी बातें होंगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो चाहे एग्जाम चाहे जिस लेवल के एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम्स में कार्बोहाइड्रेट पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि दो मोनोसेक्राइड मिल करके, ठीक है ना, वन डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। पहले मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स को देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से शुगर्स मोनोसेक्राइड्स में आते हैं? तो इसमें आते हैं ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद आएगा फ्रुक्टोज और इसके बाद आएगा गैलेक्टोज। देखिए, ये जो तीन जो है ये शुगर, ये मोनोसेक्राइड शुगर हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, मतलब ये मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स है। हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स कौन से होंगे। डाइसेक्राइड्स में आएंगे लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड में कौन से आते हैं? देखिए, पॉलीसेक्राइड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड्स को आप ऐसे समझे, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है, ठीक है। एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। तो प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में स्टार्च होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं? कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च होता है। और एनिमल में क्या होता है ना? ग्लाइकोजेन होते हैं। एनिमल में ग्लाइकोजेन होते हैं। जिसको एनिमल स्टार्च कहा गया है। स्टार्च जो होता है एनिमल में नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है। जो स्टार्च होता है वो प्लांट में होता है, वो एनिमल में नहीं होता है। ग्लाइकोजेन जो होता है वो एनिमल में होता है, इसलिए ग्लाइकोजेन को ना इसको कहा गया है प्लांट मतलब इसको प्लांट आप कहिए कार्बोहाइड्रेट,
इसको प्लांट पॉलीसेक्राइड कहिए, मतलब प्लांट में तो होता नहीं है, लेकिन जो स्थान स्टार्च का प्लांट में है वही स्थान ग्लाइकोजेन का एनिमल में है, ठीक है ना। इसको एनिमल स्टार्च कहा गया है, इसको एनिमल स्टार्च कहा गया है। तो देखिए अब यहां से बेहतर समझा जा सकता है मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से हैं। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत आते हैं। डाइसेक्राइड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज आते हैं। और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्लांट में स्टार्च होते हैं और एनिमल में ग्लाइकोजेन होते हैं। चलिए सबके बारे में हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। ग्लूकोज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, फ्रुक्टोज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देखते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐसा समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या होता है ना, बहुत तेजी से टूटता है, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, बहुत तेजी से हमारे शरीर में जाकर डिग्रेड होता है। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत यदि आपको एनर्जी चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो उसको ग्लूकोज दियाना चाहिए। ग्लूकोज क्या हमें प्रदान करता है, एनर्जी तो सभी प्रदान करते हैं लेकिन इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि ये शीघ्र हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यदि कोई खिलाड़ी है, यदि किसी खिलाड़ी को यदि शीघ्र अगर ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे क्या दिया जाना चाहिए, उसे ग्लूकोज दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकोज सर्वाधिक इंपॉर्टेंट या मोनोसेक्राइड है। चलिए ये तो ग्लूकोज के बारे में बात हो गई। ये हमें मिलता कहाँ है, ठीक है ना, ये हमें ज्यादातर फ्रूट में, जूस में, जानवरों के कुछ जानवरों के ब्लड में भी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना, हम इसे बाद में देखेंगे। तो ग्लूकोज को कहा गया है ना, इसको कहा गया है ग्रेप, सबके कुछ कुछ नाम है। इसको कहा गया ग्रेप शुगर, इसको कहा गया है ग्रेप शुगर, और यह हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। सबसे प्रमुख बात क्या है ग्लूकोज के बारे में, यह हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और इसका एक और नाम है ग्रेप शुगर। इसके बाद हम आते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज के बारे में देखते हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा बात क्या है फ्रुक्टोज के बारे में, कि ये सबसे मीठा शुगर है। नेचुरली तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जितने भी शुगर हमें अवेलेबल हैं, हमें प्राप्त हैं, उनमें जो सबसे मीठा जो शुगर है ना वो है फ्रुक्टोज है, वो फ्रुक्टोज है। ये स्वीटेस्ट यानी कि सबसे मीठा शुगर को, शुगर का इसे दर्जा मिला है सबसे मीठा शुगर, स्वीटेस्ट शुगर इसको कहिए, ठीक है ना, इसको सबसे मीठा शुगर कहा जाता है फ्रुक्टोज को। गैलेक्टोज क्या होता है, इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। मतलब ग्रेप शुगर का नाम दिया गया है ग्लूकोज को और फ्रूट शुगर का नाम दिया गया है फ्रुक्टोज को। फ्रूट में ये फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात है गैलेक्टोज के बारे में एक बड़ा बात जान लिया जाए। एक बहुत बड़ा बात जो गैलेक्टोज के बारे में है ना, कि इसको ब्रेन शुगर कहा गया है। इसको एक इन्फेंट को इसकी बहुत जरूरत होती है, एक नवजात बच्चे के लिए एक बहुत जरूरी ये शुगर है गैलेक्टोज। इसका एक नाम दिया गया ब्रेन शुगर। तो सबके कुछ कुछ नाम दिया गया है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखिए, हम जीएस के नजरिए से हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हमें कोई मेडिकल के लिए ये बात नहीं हो रही है। ये सामान्य तौर पर जो सामान्य विज्ञान का जो सेक्शन होता है और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट के सवाल पूछे जाते हैं वो इसी आधार पर पूछे जाते हैं। ग्लूकोज का क्या नाम है, वो ग्रेप शुगर है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। फ्रुक्टोज के बारे में सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे मीठा शुगर है। गैलेक्टोज क्या है, ये ब्रेन शुगर, इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। तो ये सबके कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि दो मोनो जो सेक्राइड होते हैं, ठीक है ना, जो दो मोनोसेक्राइड होते हैं वो मिल करके डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। तो देखा जाए अब वन जो मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होगा और वन मॉलिक्यूल जो फ्रुक्टोज का होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज, ये मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए इसमें टोज है तो ट्रिक ले लीजिए, वन मॉलिक्यूल सुक्रोज, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल ये सुक्रोज का निर्माण करेंगे। एक बार बात को फिर से, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज
यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल, ये क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज का निर्माण करेगा। देखिए 2 मोनोसेकेराइड हैं, एक डाइसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम्स के लिए ना, ये समझिए कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ग्लूकोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज में सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज की ग्लूकोज गैलेक्टोज की गैलेक्टोज माल्टोज, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन के पर आधारित काफी सवाल होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज, ये क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का निर्माण करता है। इसी प्रकार 1 मॉलिक्यूल जो सुक्रोज होते हैं और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ये क्या निर्माण करते हैं, 1 मॉलिक्यूल लैक्टोज। यहां से आप ट्रिक पकड़ सकते हैं। देखिए एक बहुत ही सिंपल आपको बात बता रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, याद नहीं आ रहा है कि ये क्या बनाएगा, तो यहीं से आप वर्ड निकाल लीजिए लैक्टोज। 1 मॉलिक्यूल लैक्टोज का ये निर्माण करेंगे। और 2 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होगा, जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये 1 मॉलिक्यूल माल्टोज का निर्माण करेंगे। ये 1 मॉलिक्यूल माल्टोज का निर्माण करेंगे। बहुत आसान है, इनको याद रखना बहुत आसान है। देखिए तीनों में ग्लूकोज है, कॉमन चीज ग्लूकोज है, तो हमको ज्यादा याद रखना है दूसरा वाला बात कि ग्लूकोज सुक्रोज बनाने के लिए किसके साथ कंबाइन करेगा, तो फ्रुक्टोज के साथ। लैक्टोज बनाने के लिए किसके साथ जुटेगा, तो गैलेक्टोज के साथ। तो ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, केवल हमें एक छोटी सी बात इनको दिमाग में रखना है। देखिए अब सुक्रोज के बारे में भी कुछ बातें हैं जो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सुक्रोज के बारे में बड़ी बात क्या है, थोड़ा सा देखा जाए इसको, ये सुक्रोज हमें मिलता कहाँ है, सबके प्राप्ति स्थान थोड़ा सा देखते हैं, ये सुक्रोज हमें मिलता कहाँ है। देखिए सुक्रोज जो होता है ना, अगर से मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो इसको ना केन शुगर कहा गया। सबके अपने अपने कुछ नाम हैं, इनको केन शुगर कहा गया है। मतलब जो सुक्रोज होता है हमें ईख, मतलब शुगर केन, इसको आप कहिए शुगर केन, ईख और शुगर बीट मतलब चुकंदर, इनके रस में पाया जाता है। सुक्रोज हमें कहां मिलता है, इनका एक और नाम है केन शुगर। ये प्राप्त कहां पर होता है, तो शुगर केन और शुगर बीट में हमें सुक्रोज मिलता है, ठीक है। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं। चलिए ये तो सुक्रोज के बारे में हो गई। लैक्टोज हमें कहां मिलता है, लैक्टोज हमें मिलता है मिल्क में, ठीक है ना, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। इस कारण से इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। और ये मिलता है मानव के मिल्क यानी कि ह्यूमन मिल्क में और गाय के दूध में, काउज मिल्क। इनकी प्राप्ति स्थान कहाँ है, ह्यूमन मिल्क एंड काउज मिल्क। चलिए माल्टोज, हमें माल्टोज की प्राप्ति कैसे होती है, माल्टोज कैसे बनता है, थोड़ा माल्टोज के बारे में बात कर लिया जाए। जो अंकुरित बीज होते हैं, ठीक है ना, जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें माल्टोज होते हैं, अंकुरित बीज में। एक्चुअली माल्टोज बनते कैसे हैं, देखिए जब स्टार्च जो होता है, जो प्लांट में पाया जाता है, जब वो सलाइवा के साथ, माल्ट के साथ, जब वो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना, तो माल्टोज का निर्माण होता है। एक प्रश्न बहुत लोकप्रिय प्रश्न है कि जब हम रोटी को खाते हैं तो कुछ समय तक, या उसको चबाते, सॉरी खाते मीन्स उसको चबाते हैं, तो कुछ समय तक रोटी मीठी लगती है, ऐसा क्यों। देखिए रोटी में क्या है, रोटी गेहूं से बने होते हैं, गेहूं प्लांट से हमें प्राप्त होता है, मतलब गेहूं का प्लांट होता है। अब प्लांट में क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन के स्टार्च, तो प्लांट में मिलेगा स्टार्च, यानी कि रोटी में क्या मौजूद रहेंगे, स्टार्च मौजूद रहेंगे, ठीक है, रोटी में स्टार्च मौजूद रहेंगे। अब हमारे मुंह में सलाइवा है, लार है, जब हम रोटी को चबाते हैं तो सलाइवा के साथ वो मिश्रित हो जाता है, यानी कि जो रोटी का जो स्टार्च है वो अब सलाइवा के साथ रिएक्ट करता है। सलाइवा में एक है डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा में हमारे लार में एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचन उसको एंजाइम कहिए, ठीक है ना, और उसका नाम है सिलेवरी एमाइलेज, और उसका नाम है सिलेवरी एमाइलेज, है ना, इसको आप एमाइलेज पढ़िए। हमारे लार में मौजूद होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिलेवरी एमाइलेज। ये स्टार्च के साथ सिलेवरी एमाइलेज क्या करता है, मिल करके स्टार्च को किस में बदल लेता है, माल्टोस में। स्टार्च को किस में बदल लेता है, माल्टोस में। माल्टोस क्या है, माल्टोस एक शुगर है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, माल्टोस एक शुगर है, और शुगर का स्वाद स्वाभाविक रूप से क्या होता है, मीठा होता है।
जब स्टार्च जब सलाइवा के साथ मिलता है तो सलाइवा स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। माल्टोस शुगर होने के कारण स्वाभाविक रूप से मीठा होता है, अतः हमें रोटी कुछ समय तक है ना मीठी लगती है जब हम इसे चबाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टार्च माल्टोस की अगर हमें प्राप्त करना है तो माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस कराना होगा सलाइवा के साथ, माल्ट के साथ, तब हमें माल्टोस की प्राप्ति होगी। तो देखिए अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों ने देखा, सुक्रोज, इसको केन शुगर कहा जाता है, इसका नाम एक केन शुगर है। यह हमें शुगर केन, शुगर बीट में प्राप्त होता है, उनके रस में प्राप्त होता है। लैक्टोज क्या होता है, ये इसको मिल्क शुगर कहते हैं, ये ह्यूमन मिल्क और काउज मिल्क में प्राप्त होता है। ठीक है, माल्टोस क्या होता है, अंकुरित बीज में प्राप्त होता है। और माल्टोस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जब स्टार्च, ठीक है ना, जब स्टार्च सलाइवा के साथ जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब डाइजेस्टिव एंजाइम जो सैलिवरी एमाइलेज है उस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और इसी माल्टोज में बदलने की वजह से रोटी मीठी लगती है। तो बात को अब हम लोग यहां से आगे लेके चलते हैं। देखिए अगर हमें ऊर्जा की कब जरूरत होती है, जब हम कोई वर्क करते, जब हम कोई काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं और हम खा पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब हम वर्क नहीं कर रहे हैं और खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट का तो कोई एक्शन में कोई यूज नहीं हुआ, हमने कोई कार्य किया ही नहीं, हम इनएक्टिव रहे, ठीक है ना, हमने कोई कार्य नहीं किया। तो जब शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए, जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, यही जो कार्बोहाइड्रेट है जब एक्सेस जब कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, तो ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर जाता है, ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर जाता है, और यही ग्लाइकोजेन अंतिम में जाकर के फैट में कन्वर्ट कर जाता है। देखिए जब एक्सेस जब कार्बोहाइड्रेट होता है, आप ऐसा समझिए, जब एक्सेस जब कार्बोहाइड्रेट हो जाए, हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाए, हमने खाना पीना खाया और हमने कोई वर्क नहीं किया, जाहिर सी बात है कि उनका उस कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिला, एनर्जी कब मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कब टूटता है, एनर्जी कब मिलता है, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, श्वसन लेते हैं तो ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है ना, जब श्वसन लेंगे तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा हमारे सेल द्वारा, और यही जो ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि रेस्पिरेशन तो निरंतर जारी है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज टूटेंगे लेकिन उनका कोई फंक्शन हो नहीं रहा है, ये ग्लाइकोजेन में जाकर के कन्वर्ट कर जाएंगे और अल्टीमेटली ये फैट में बदल जाएंगे। देखिए यही जब होता है क्या कि जब आदमी को जब स्टार्वेशन का सामना करना पड़ता है, भूखमरी का, तो क्या होता है, जो स्टोर जो फैट है यही जाकर के बाद में एनर्जी देता है। ऊंट के कुबड़ जो होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो एक स्टोरेज फैट होता है, और यही फैट जाकर के बाद में जब व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलता है, जब वही जानवर को जब भोजन नहीं मिलता, ऊंट को भोजन नहीं मिलता है, तो यही फैट ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो जाए तो ये ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, और ये कहां पर स्टोरेज होते हैं, मसल में। ये स्टोर कहां पर होंगे, लीवर में नहीं, ये मसल में, ब्रेन में। देखिए हमें जो ऊर्जा चाहिए, जो मसल को ऊर्जा चाहिए, जो ब्रेन को ऊर्जा चाहिए, ब्रेन की तो टोटल जो सप्लाई होती है, एनर्जी की सप्लाई होती है, वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहां जाके स्टोर होते हैं, मसल में और ब्रेन में, लीवर में नहीं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये प्रमुख बातें हैं। अब एक वयस्क व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो एक वयस्क व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की लगभग 500 ग्राम, लगभग अबाउट 500 ग्राम, ठीक है ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत होती है पर डे, ठीक है ना। ये इसकी जो जरूरत है 500 ग्राम, आप ऐसे समझें, 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है एक एडल्ट के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी चूंकि अब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एक आम आदमी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा, ठीक है ना, उनको जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की।
एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक आम आदमी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, थोड़ा इसके स्रोत को देख लेते हैं। देखिए, जितने अनाज हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर होते हैं, भरे होते हैं, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट से होते हैं ना। केला, आलू, ये सब, ये जितने भी इस तरह के जो होते हैं, आम, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। हम बाकी के लिए इत्यादि लिख सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के हमारे ये मुख्य स्रोत है। देखिए, यदि किसी चीज में, यदि हमें कार्बोहाइड्रेट को, अगर हमको स्टार्च टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो किसी भोज्य पदार्थ में अगर हमें स्टार्च की जांच करना है तो स्टार्च के जांच के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है ना, आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। किसी भोजन में स्टार्च है या नहीं है, इसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप एक किसी खाने पीने वाले सामान में स्टार्च है कि नहीं है, ठीक है ना, स्टार्च का जांच आप कैसे करेंगे, हाउ टू टेस्ट स्टार्च इन ए फूड, तो इसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। आप एक आलू में या आप गेहूं के आटे में, ठीक है ना, आप आयोडीन सॉल्यूशन मिला दें, और यदि रंग यदि ब्लू ब्लैक हो जाए, यदि सॉल्यूशन का रंग यदि ब्लू ब्लैक हो जाए, आयोडीन सॉल्यूशन का रंग यदि ब्लू ब्लैक हो जाए, तो समझा जाना चाहिए कि इसमें स्टार्च है। जबकि इसी सॉल्यूशन को जब आप एक बॉइल्ड एग पर डालते हैं तो फिर किसी तरह का रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आयोडीन सॉल्यूशन यदि ब्लू ब्लैक हो जाए तो ये मानना चाहिए कि स्टार्च भोजन में है, ठीक है ना। मतलब कि अगर स्टार्च को अगर टेस्ट करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, और इनका जो रंग यदि ब्लू ब्लैक हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें स्टार्च मौजूद है। देखिए, एक और सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं ना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किससे बना होता है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम या पोटासियम साइट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए, ये बेनेडिक्ट, ये इनका जो मिक्सचर होता है ना, इनका जो मिश्रण होता है ना, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर किसी भोज्य पदार्थ में शुगर है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। यदि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का रंग यदि ऑरेंज रेड हो जाए, या इसको हम ऐसे कहें रेडिश ऑरेंज हो जाए, सॉरी, यदि इनका रंग यदि रेडिश ऑरेंज हो जाए तो मान के चलना चाहिए कि इस भोज्य पदार्थ में क्या शुगर है। मतलब शुगर होने के लिए, शुगर के जांच करने के लिए कि किसी भोजन पदार्थ में शुगर है या नहीं है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी अगर भोज्य पदार्थ में यदि हमें शुगर की टेस्ट करना है कि शुगर, देखिए स्टार्च का टेस्ट करना था, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग किया। स्टार्च यदि हमें जांच करना है कि भोज्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं है, तो इसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन। छोटे सी बात समझिए, आप किसी मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हैं, जो हमारा ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो स्टार्च की अगर जांच करना है किसी भोजन में तो आयोडीन सॉल्यूशन, और अगर शुगर की जांच करना है कि इस भोजन में शुगर है या नहीं है, तो इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत लोगों के लिए ये पहली बार सुना हुआ नाम होगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम या पोटासियम साइट्रेट, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का जो मिश्रण होता है, इसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं हम। अभी मैंने बताया कि केला में क्या होता है, केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो केला में शुगर है या नहीं है, आप इसके लिए ना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इसमें डाल दें, ठीक है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दे। जब इसका रंग जब रेडिश ऑरेंज हो जाए तो समझना चाहिए कि इस केला में शुगर है, ठीक है ना। तो शुगर के जांच करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और स्टार्च के जांच करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन। देखिए,
जो लैब में यूरिन जो टेस्ट होता है और यूरिन में जो शुगर को डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें यूरिन में शुगर है कि नहीं है, क्लिनिकल जांच में भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल भोज्य पदार्थों के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो जांच घर में जो यूरिन में जो शुगर टेस्ट किया जाता है कि शुगर है या नहीं है, व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है, इसके लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में मुझे इतना ही बात बताना था। कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको लगता है कि कोई भाग इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को रेज कर सकते हैं। वहां से कोशिश किया जाएगा कि आपके प्रश्नों को एड्रेस कर लिया जाए, आपके प्रश्नों का निदान हो सके। आज की बात इतना ही रहेगा। आगे की वीडियो में हम लोग फैट और प्रोटीन को देखेंगे। आज की बात बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक फैलाएं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। नियमित तौर पर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।